Okay. So hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Danial Kamal. I am the Secretary STGs at the Brock Association, and along with this, I'm serving my role as the co-founder for READ Resilience and Adaptation. So without wasting any time, yesterday we discussed the terminologies जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि क्या हमारे पास वेदर होता है, हमारे पास वेदर फ्रंट्स क्या होते हैं, वेदर फोरकास्ट किस तरीके से प्रॉपर्ली हम लोग वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट के अलावा हमारे पास क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की टर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोगों ने दो मेजर चीजों को डिस्कस किया था। एक था हमारे पास एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा था हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना। ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना के अंदर हम लोगों ने इसको प्रॉपर्ली डेप्थ में देखा नहीं था। हम लोगों ने इसको इसकी टर्मिनोलॉजी को प्रॉपर्ली डिस्टिंक्ट किया था बाकी तमाम टर्मिनोलॉजी से। और हम लोगों ने एट द एंड कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट में डिस्कस किया था। और उन क्वेश्चंस में से अगर हम लोग रिकॉल करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ये थे कि आपके रिगार्डिंग जो बेसिक हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर अर्थ का उठना इंक्रीज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉपर डेफिनेशन है कि नहीं है। और हमारे पास क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो नेचुरल है या एंथ्रोपोजेनिक है, जिसके ऊपर जो हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन था उसके ऊपर अगर हम लोग रिकैप करें तो चांस था कि एक प्रॉपरली डिबेट स्टार्ट हो सकती है उसके ऊपर। और नेक्स्ट वीक के अंदर वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ सेशन जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आया हमारे पास क्लाइमेट चेंज किस तरीके से नेचुरल है और क्लाइमेट चेंज किस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक है। लेकिन अगर मैं आपको वैसे अपने स्टांस के बारे में कहूँ तो क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल, लेकिन मैं उसको एंथ्रोपोजेनिक इस तरीके से लेता हूँ कि अगर हम इनहांस्ड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो फिर मैं उसको कहूंगा कि इट इज ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो कि हम लोग ह्यूमन कॉज कर रहे हैं। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग हमारा आज का दूसरा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो दूसरा सेशन है हमारे पास दैट इज फोर्सिंग मैकेनिज्म्स दैट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को हमारी अर्थ के ऊपर कॉज कर रही हैं, कि हम उन तमाम मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे, उनको डील करेंगे। आइदर वो कुछ सोर्सेज हैं, आइदर वो कुछ फेनोमिनाज हैं, या आइदर वो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को एनहांस कर रहे हैं हमारे अर्थ के ऊपर। क्योंकि एक हमारे पास होती है ग्लोबल वार्मिंग जो कि नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग है, जो मेंटेन कर रही है हमारा अर्थ के टेम्परेचर डेट इज अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस, ताकि हमारी लाइफ मेंटेन रह सके इस पूरे अर्थ के ऊपर। और एक होता है हमारे पास एनहांस्ड ग्लोबल वार्मिंग जो कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कॉज कर रहा है। और हम लोग स्पेसिफिकली एनहांस्ड ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे किस तरीके से हम लोग ह्यूमनली इसको इंक्रीज कर रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रॉपरली इंक्रीज करवा रहे हैं। एंड सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली फोर्सिंग मैकेनिज्म्स। कि अगर हम लोग इसको स्टार्ट में ही पढ़ लेते हैं तो देन हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि फोर्सिंग मैकेनिज्म्स को हम लोग आराम से डील कर सकते हैं। सो अगर हम फोर्सिंग मैकेनिज्म्स की आपके डेफिनेशन में जाएं तो फोर्सिंग मैकेनिज्म्स एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि क्लाइमेट सिस्टम जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसके एनर्जी बैलेंस को चेंज करते हैं। और वो चेंज कैसे आ सकता है? आइदर हमारे पास जो सन की इनकमिंग रेडिएशंस होती हैं और जो हमारी अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशंस वापस जा रही होती है स्पेस के अंदर, उनका जो बैलेंस होता है, वो जो इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम को वो शिफ्ट कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। आइदर वो अल्टीमेटली कॉज करते हैं एक इम्बैलेंस को हमारे पूरे क्लाइमेट सिस्टम के अंदर या हमारे पूरे इन्वायरमेंटल सिस्टम के अंदर। और ये मैकेनिज्म्स जो होते हैं बेसिकली उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे आप कह लें सोर्सेज हैं या बहुत सारे आप कह लें कॉजेज हैं इसके। लेकिन अगर हम लोग कुछ कॉजेज की बात करें तो हमारे पास जो नंबर वन आता है वो आता है सोलर इरेडियंस। जो हमारे पास सूरज की शुआएं आ रही होती हैं, सन की रेडिएशंस आ रही होती हैं सन स्पॉट्स की फॉर्म के अंदर या सोलर रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर ऑन द अर्थ सरफेस। उसके बाद हमारे पास होता है हमारी वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस भी, लेकिन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वोल्केनिक इरप्शंस 2000 साल पहले लास्ट हुआ था और अभी तक उसका कोई हुआ नहीं है, बट स्टिल इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फोर्सिंग मैकेनिज्म्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका जो एक और कॉज है वो है कि एनहांसमेंट ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो हमारे पास नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट था जिसके अंदर हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रॉपरली अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा था,
उसको हम लोगों ने किस तरीके से बढ़ाया है, उसको हम लोगों ने किस तरीके से बढ़ोतरी दी है हमारे CO2 की एमिशन से। और CO2 की एमिशन हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल ले लें, चाहे वो हमारे पास आर्टिफिशियल ले लें, और हम लोग उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आफ्टर डिस्कसिंग द फोर्सिंग मैकेनिज्म, कि फोर्सिंग मैकेनिज्म होता क्या है और किस तरीके से वो क्लाइमेट सिस्टम को, क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इम्बैलेंस कॉज कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आइदर ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल कूलिंग का फिनोमेना। तो ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना हमें पता है कि ये एक ऐसा फिनोमेना था जो कि हमारे पास इंक्रीज करवा रहा है हमारे एयर टेम्परेचर को अर्थ की सरफेस के ऊपर पिछली 2 सदियों से, फ्रॉम 1880 टिल नाउ। और 1880 से पहले वाला जो दौर था, यानी अगर हम 18 लेट 1800s को बात करें तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज, आप कहें, प्री इंडस्ट्रियल एरा। और क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना ये था कि मिड 20th सेंचुरी से जितनी भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी थी वेदर फिनोमिना की, चाहे उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर आ जाए, चाहे हमारे पास प्रेसिपिटेशन क्वालिटी आ जाए, अमाउंट आ जाए, चाहे हमारे पास स्टॉर्म्स कंडीशन आ जाए, और वो सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस जो कि क्लाइमेट के साथ लिंक है, चाहे वो हमारे पास ओशन करंट्स हो जाए या एटमॉस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन हो जाए, वो सारे लीड कर रही है टू द एविडेंसेस कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। वो सारा डाटा इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है एक कंसीडरेबल टाइम स्केल के अंदर, और वो भी कंसीडरेबल अमाउंट के अंदर। और वो सारे का सारा डाटा लीड कर रहा है कि इसके अंदर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज का भी हाथ है। और ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोगों ने स्टार्ट की है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगिनिंग से है, प्री इंडस्ट्रियल एरा से, जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की को सोचना शुरू किया था। और तब जाकर हमारे पास प्रॉपरली ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना को उस वक्त से अब तक इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी हमें पता है कि किस तरीके से हमारा जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस या 1.2 डिग्री सेल्सियस था प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के अंदर। लेकिन अगर हम अब बात करें तो हमारा जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज है वो राउंड अबाउट 1.8 डिग्री सेल्सियस से 2.2 या 2.4 डिग्री सेल्सियस तक है। और अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज है बेसिकली वो है 2.3 डिग्री सेल्सियस से लेके 2.4 डिग्री सेल्सियस तक ऑन एन एवरेज। और इसको आई हैव रेड दैट, ये मैंने एक आर्टिकल के अंदर पढ़ा था जो कि डॉन के अंदर पब्लिश हुआ था, और वो यही कह रहे थे कि ड्यू टू दिस पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा कंसिडरेबल अमाउंट में नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें तो उसकी जो अमाउंट है वो तो 1.8 डिग्री सेल्सियस तक है ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो तो 2.3 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है, और ईयरली बेसिस के ऊपर। तो इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से दो चार होगा, और उसको खतरात का सामना करना पड़ेगा इन आने वाले सालों के अंदर। और हमें इसके बहुत सारी एग्जांपल्स मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल कि 2014 के बाद से कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जहाँ पे हमारे पास कोई एक सैलाब ना आया हो, चाहे वो एक मेजर सैलाब हो चाहे वो एक माइनर सैलाब हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो 2014 के फ्लड्स बहुत ज्यादा मेजर थे। उसके बाद 2022 के फ्लड्स आए थे। उसके बाद 20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018 एंड 2019 में भी कुछ मेजर फ्लड्स आए थे। तो ये हर साल फ्लड्स आए थे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और उसका मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा था बाकी तमाम फ्लड्स से। ये उसकी एक वन ऑफ द मेजर एग्जांपल्स थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से हमारे पास हीट वेव्स का फिनोमेना बहुत ज्यादा देखा गया था पाकिस्तान के अंदर। और यही कहना चाह रहा था कि जो इस साल होगा, मतलब कि जो करंट ईयर हो रहा होगा, वो तमाम वो प्रीवियस ईयर से और ज्यादा गर्म होता चला जाएगा। और ये हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स देख ली थी कि 2022 2021 से बहुत ज्यादा, आप कह लें, हॉटर था। 2023 बहुत ज्यादा हॉटर था। और जब 2023 एंड हो रहा था तो साइंटिस्ट ने इसको कंसीडर कर लिया था कि 2023 हमारे पास पूरे सदी का बहुत ही ज्यादा हॉटेस्ट ईयर है। लेकिन जब 2024 आया था तो ये मिथ बन गई थी एक तरीके से। इस चीज को हम लोगों ने आप कह लें फॉल्स साबित किया था, गलत साबित किया था, बाय गिविंग द एविडेंसेस कि 2024 हमारे पास बहुत ज्यादा हॉटर है एज कम्पेयर टू 2023। और अब 2025 चल रहा है तो यही कहा जा रहा है कि 2025 2024 के मुकाबले में ज्यादा गर्म होगा। तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमिना को इंक्रीज कर रहे हैं, हम हमारे खुद के लिए परेशानियां साबित कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जो हमारे पास IR के प्रोफेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, या एक तरीके से जो इन्वायरमेंटल साइंसेज के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो यही कह रहे होते हैं कि हम लोग
बेसिकली जा रहे हैं एंथ्रोपोसेनिक एरा के अंदर। एंथ्रोपोसेनिक एरा के अंदर हमारे पास ऐसा मुराद है कि एक ऐसा एरा है जिसके अंदर हम लोग खुद हमारी मैस एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो इफ यू मूव फॉरवर्ड, अब हमारे पास आते हैं कि ऐसे कौन कौन से की फोर्सिंग मैकेनिज्म्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रॉपरली बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 7 फिनोमिनाज हैं। कुछ हमारे पास इसमें नेचुरल है और कुछ हमारे पास इसमें आर्टिफिशियल है, जो कि हम खुद आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास टोटल 7 है, उनमें हमारे पास नंबर 1 है ग्रीन हाउस गैसेज, GHGs। उसके बाद आता है हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग। उसके बाद आता है यूज ऑफ एरोसोल्स। उसके बाद आता है कि किस तरीके से हमारा जो एल्बिडो इफेक्ट है उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो क्लाइमेट वेरिएशंस देखी जा रही होती हैं पूरे प्लेनेट के ऊपर, वो नेचुरली किस तरीके से उसका शिफ्ट है। उसके बाद जो हमारे पास ओशंस हैं हमारे, उसके अंदर किस तरीके से उसके जो सर्कुलेशंस हो रही हैं, चाहे वो विंड की हो जाए चाहे वो करंट्स की हो जाए, वो किस तरीके से चल रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, एंड राइट नाउ इट हैज बीन एक्सीडेड द लिमिट ऑफ 8 बिलियन पॉपुलेशन। वो है हमारे पास लैंड यूज चेंज, कि किस तरीके से हम हमारे करंट लैंड को यूज कर रहे हैं फॉर आवर ऑन गेन्स। सो अगर हम लोग मजीद अब आगे चलें, तो सबसे पहला जो हमारे पास है डेट इज ग्रीन हाउस गैसेस। हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको मजीद आगे चलेंगे। तो हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि हीट को ट्रैप करके रखती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, आज दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास आती हैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स हो गए, आपके आपके ओजोन हो गई, और कुछ इसके अंदर कंसीडर की जाती हैं एज योर फ्लोरिनेटेड गैसेस। हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सो जो सबसे पहले है वो आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होगी तो उसके बेपनाह सोर्सेज हैं। हम उसको जो मेजर उसका सोर्स है वो है कि हम किस तरीके से हमारे फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके कंबस्शन कर रहे हैं। और हमारे फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास 3 ही मेजर फॉसिल फ्यूल्स हैं, आपका कोल, आपका ऑयल और आपका नेचुरल गैस। उसके बाद जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट से भी हमारे पास हमारा CO2 जनरेट हो रहा है। हमारे ट्रीज और अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स को जब हम लोग आप कह लें जला रहे होते हैं या उसको एक तरीके से डिकम्पोज करवा रहे होते हैं, तो या उसकी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो उससे भी हमारे पास CO2 रिलीज हो रहा होता है। और हमारे पास ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल सीमेंट की जो प्रोडक्शन हो रही होती है सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, वो भी इन अपनी एक्टिविटीज की वजह से CO2 को रिलीज कर रही होती है। और ये सारा के सारा जो वैसे CO2 हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रहा होता है, वो खुद ब खुद रिमूव हो रहा होता है एटमॉस्फेयर से थ्रू द एक्शन ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसके अंदर हमारा जो प्लांट्स हैं, हमारे जो ट्रीज हैं, वो कार्बन साइकिल के अंदर हिस्सा लेते हुए, बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल के अंदर, उस CO2 को जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हुई है बाय डिफरेंट एक्टिविटीज एब्जॉर्ब करती है। अब अगर हम नेक्स्ट चले तो हमारे पास आता है मीथेन, CH4। मीथेन जो है वो एमिट हो रहा होता है कोल की प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। जो हमारे पास जब हम लोग कोल को प्रॉपरली आग कह लें उसकी एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं उसकी माइंस से, जब हमारे पास नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन हो रही होती है, जब हमारे पास ऑयल की प्रोडक्शन हो रही होती है, और जो मीथेन की एमिशंस होती हैं वो हमारे लाइफ स्टॉक से भी हो रही होती है और अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका लाइफ स्टॉक है उसके जो मेन्योर है, वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर CH4 को रिलीज कर रहा होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आपकी लैंडफिल साइट्स हैं सॉलिड वेस्ट की, उसके अंदर भी जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट हो रहा होता है, जब वो डिकम्पोज होता है, जब वो डिके हो रहा होता है, हमारे पास मीथेन एक लार्ज अमाउंट के अंदर रिलीज हो रही होती है। और अगर हम ऐसे बात करें तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ सिर्फ एक लैंडफिल साइट है, और वो एक लैंडफिल साइट जो है वो भी लाहौर के अंदर है। और लाहौर की वो लैंडफिल साइट कंप्लीटली वेस्ट से भर चुकी है। और अब हमें चाहिए कि हम बेशक इफ नॉट शॉर्ट लैंडफिल साइट्स, हम मेजर सिटीज के अंदर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर लैंडफिल साइट्स बनाएं। और रिसर्च तो बहुत ज्यादा हो रही होती है कि कौन कौन से शहरों में ये जगह सुटेबल है लैंडफिल साइट की बाय द हेल्प ऑफ GIS एंड इट्स सॉफ्टवेयर। लेकिन स्टिल इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसके साथ हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे पास प्राइवेट भी आएंगे, हमारे पब्लिक भी आएंगे। सो ये हमें बजाते खुद अपनी जिम्मेदारी के तौर पे इसको करना पड़ेगा।
क्योंकि हमें वेस्ट को मैनेज करना है और हम लोग वेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एमिट हो रहा होता है थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, हमारे लैंड यूज एक्टिविटीज से, हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, और जब हमारे पास फॉसिल फ्यूल को हम लोग कंबस्शन कर रहे होते हैं और सॉलिड वेस्ट की कंबस्शन कर रहे होते हैं, जब उसको जला रहे होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो N2O होता है वो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के दौरान भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। हम उसको उससे अपने आप को दरकिनार नहीं समझ सकते, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। एंड अगर अब हम एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास आती हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस भी एज ग्रीन हाउस गैसेस। सो बेसिकली जो फ्लोरिनेटेड गैसेज होती हैं उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज आती हैं। फॉर एग्जांपल आपके HFCs हो गए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, आपके PFCs हो गए, परफ्लोरोकार्बन, आपके सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, आपका नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हो गया। ये सारे के सारे एक तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड हैं और पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज की हैसियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाउस होल्ड एक्टिविटी से भी प्रोड्यूस हो रही हैं, ये कमर्शियल एप्लीकेशन से भी प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये इंडस्ट्रियल आप कह लें प्रोसेसेस की वजह से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं, स्पेशली HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये अपने आप को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस स्ट्रेटेजिकली कभी कभी। और ऐसी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो कि हैं हमारे पास CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपके HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जब ये फ्लोरिनेटेड गैसेस अपने आप को आप कह लें सब्सटीट्यूट करते हैं, आइदर इनकी क्वांटिटी स्मॉल होती हैं बनिस्बत बाकी ग्रीन हाउस गैसेस के, लेकिन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल रखती है। एंड जब हमारे पास हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की जो लिमिट है, इसको रेफर करते हुए वो होती है फ्रॉम थाउजेंड्स टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, फ्रॉम हजारों से लेके तकरीबन आप कह लें हजारों की रेंज के अंदर इसकी कैपेबिलिटी या इसका पोटेंशियल रेंज करता है। और इसी वजह से इन गैसेस को कंसीडर किया जाता है हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेस। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये ज्यादा से ज्यादा हीट को अपने अंदर स्ट्रैप कर लेती है एज कंपेयर टू CO2। और अगर हम लोग आप एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को डिफाइन करें तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हमारे पास एक ऐसा मैयर है कि किस तरीके से हमारी जो एनर्जी जो गैस है 1 टन जब वो एमिट हो रही होती है तो वो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी को एक दौरानिये के अंदर एज कंपेयर टू CO2, अगर वो भी 1 टन के अंदर ही एमिट हो रही है। और अगर हमारे पास लार्जर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब ये है कि जो गैस है जो हम लोग प्रॉपरली यूज करें विद कंपेयर टू CO2 उस टाइम पीरियड के अंदर, तो उस टाइम पीरियड के अंदर तो हमारे पास वो गैस ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल रखती है हीट को ट्रैप करने की। और जो टाइम पीरियड वैसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अंदर देखा जाता है वो देखा जाता है 100 सालों का। पूरी 1 सेंचुरी का टाइम पीरियड हम लोग देते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो इधर हमारे पास एक कंपैरिजन देखा जाता है कि किस तरीके से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर कंट्रीज का कंपैरिजन देखा जाता है कि हाउ कंट्रीज डिफर इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन उससे पहले अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर भी हमारे पास एक ग्रीन हाउस गैस के तौर पे कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन ये बाकी तमाम ग्रीन हाउस गैसेस से अपने आप को डिफर करता है, ये तमाम ग्रीन हाउस गैसेस से मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है। बाकी तमाम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो किसी ना किसी तरीके से ऑन अ सिग्निफिकेंट नोट ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ डायरेक्टली लिंक है, लेकिन ये नहीं। और चूंकि ये ग्रीन हाउस गैस के तौर पे अपनी हैसियत रखता है तो इसका मतलब अगर ज्यादा हमारे पास वाटर होगा तो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से हमारे पास वार्मिंग का फिनोमिना ज्यादा देखा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारे पास आप कह रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज हमारे पास ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे होते हैं, तो 1750 से लेकर अभी तक तकरीबन 1.5 ट्रिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो चुकी है थ्रू द ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस सबसे ज्यादा एमिट कर चुका है अपनी ग्रीन हाउस गैसेस को, अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द ग्लोबल टोटल।
उसके बाद हमारे पास आता है यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद आता है हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी हमारे पास स्पेसिफिकली 28 नेशंस, नॉट द होल 56 नेशंस। और चाइना भी रिस्पॉन्सिबल है। चाइना ने अपनी तकरीबन 15% ग्लोबल टोटल के अंदर अपने आप को कंट्रीब्यूट किया है एज कम्पेयर टू यूएस। और अभी भी वही कह रहा है कि हम लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर वैसे बात करें तो जितनी भी ये मेजर इकोनॉमीज हैं, चाहे चाइना हो जाए, चाहे हमारे पास आपका यूएस हो जाए, चाहे हमारे पास आपका यूरोपियन यूनियन हो जाए, चाहे इंडिया हो जाए, जो कि इंडिया भी तकरीबन 7% कर रहा है, और रशिया हो जाए, रशिया भी 5% कर रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अपनी जो इसकी इनकी एनुअल ग्लोबल एमिशंस हैं वो चली जाती हैं टुवर्ड 65% ऑफ ग्लोबल एमिशंस एनुअली। और अगर हम वैसे बात करें और हिस्टोरिकली भी देखें, आज के वक्त में भी देखें, तो अफ्रीकन जितने भी कंट्रीज हैं और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिड्स, वो सारे के सारे रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल है। और इसी चीज की वजह से उनके पास वो ये इख्तियार रखते हैं कि वो लीस्ट एमिटर हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, लेस देन 3%, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास एक चीज आती है कि जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। कि जब हमारे पास ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आ रहा होता है तो हमारे पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो बेसिकली हमारे पास, अगर आप इसको जानने से पहले या इसको जानने के लिए, वी हैव टू गो या वी हैव टू स्टडी आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या आईपीसीसी एक ऐसा इदारा है यूएन का, या यूएन की बॉडी है, जो कि साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है क्लाइमेट चेंज की। उसका काम ही यही है कि वो क्लाइमेट साइंटिफिक एविडेंसेस को इकट्ठा करे और उसकी सर्च करे, और वो यूएन को और यूएन के तमाम जितने भी कंट्रीज हैं जो यूएन के पार्ट हैं, उनको वो डाटा प्रोवाइड करे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज ऑकर हो रहा है, चाहे उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, या चाहे उस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, या चाहे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसी वजह से आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट्स को लॉन्च करती है। अभी जो रिसेंटली जो अभी हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है, दैट इज आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 6, आईपीसीसी AR6। लेकिन अभी AR7 के ऊपर काम हो रहा है। और उन्होंने 2-3 महीने पहले कॉल आउट किया था तमाम साइंटिस्ट को, या एक तरीके से तमाम मास्टर्स स्कॉलर्स को और साइंटिस्ट को, कि अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एविडेंसेस को ढूंढने के अंदर, उनकी निशानदेही करने के अंदर कंट्रीब्यूट करें, और AR7 के अंदर अपने नाम को भी देखें कि यस यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ आईपीसीसी AR7। तो अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी हमारे पास जो वर्ल्ड है वो तकरीबन 400 बिलियन टन से भी ज्यादा की कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर सकता है। और ये वो एमिट कर रहा है 2020 के शुरुआत से, जब हमारे पास कोविड था। और अगर हमें इसका लेस चाहिए, अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने मार्कअप सेट किया हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, हम उससे ज्यादा अपने टेम्परेचर को ना लेके जाए। अगर हम लोगों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस के मार्कअप को तक ही रखा अपना टेम्परेचर, तो हम लोग ये जो 400 बिलियन टन से ज्यादा CO2 को एमिट कर रहे हैं, ये हमारी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी टू 50%। और ये हमारे पास आ जाएगी नाउ टू 200 बिलियन टन। और अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक और चीज आती है, वो ये कहते हैं कि अभी हम लोग जितनी पेस के ऊपर हैं, तो वो पेस हमें ये बता रही है कि जो हमारा कार्बन बजट है, हम लोगों ने जो सेट किया हुआ था कि ये कंट्री या ये नेशन इतना ज्यादा एमिट करेगा, वो 2030 तक पूरा का पूरा ब्लो हो जाएगा। उससे भी ज्यादा हमारी जो लिमिट्स हैं हम उसको क्रॉस कर देंगे। सो इट इज अप टू अस कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रॉपरली लेकर चलेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको प्रॉपरली देखेंगे, एंड हमें इसका ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि किस तरीके से, अगर हम लोग वैसे देखें तो हमारे पास जो मेजर रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का, वो है फॉसिल फ्यूल्स की हम लोग कंबशन कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं। और इस वजह से हमारे पास जो अर्थ क्लाइमेट सिस्टम्स है वो बहुत सारे वेज के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या एक तरीके से उनको नुकसान पहुंच रहा है। हमारे पास जो मोस्ट मेजर्स हैं वो 4 हैं, मैंने उनको नोट डाउन किया हुआ है आपके सामने है। एक हमारे पास आता है कि किस तरीके से हमारी ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली और शिद्दत में इजाफा हो रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की।
और वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारे पास इंक्लूड करते हैं हमारी हीट वेव्स होगी, आपके हरिकेन्स होगी, आपके ड्राउट्स होगी, आपके फ्लड्स होगी। उसके बाद आता है कि जो आपकी प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम्स है, किस तरीके से आपकी बारिशें हो रही है, आपके रेनफॉल पैटर्न्स हो रही है, वो भी एक्सट्रीम हो रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो आपके इलाके थे जहाँ पहले बारिशें होती थी वहां पे ज्यादा से ज्यादा बारिशें हो रही हैं, और जो आपके खुश्क इलाके थे पहले वो ज्यादा से ज्यादा खुश्क होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद आता है आपका राइज इन सी लेवल्स, कि आपके जो सी लेवल्स हैं ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और आइस शीट्स और पोलर कैप्स, वो राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ओशन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ओशन टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपका जो वार्मर वाटर है वो एक्सपेंड कर रहा है, जो सी लेवल राइज को लेके जा रहा है, और उसकी वजह से आपका जो इकोसिस्टम है वो शिफ्ट हो रहा है, वो चेंज आ रहा है, उसके अंदर आपके नेचुरल हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आप अपने स्पीशीज को प्रॉपरली प्रिजर्व कंजर्व नहीं कर पा रहे, आपका आपकी सीजनल एक्टिविटीज जो है वो आल्टर हो रही हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप तमाम, चाहे वो बर्ड्स हो जाए, चाहे वो एनिमल्स हो जाए, चाहे वो सी क्रीचर्स हो जाए, उन तमाम के माइग्रेशन पैटर्न्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं विद दीज छोटी छोटी सी चीजें। और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स को पहुंच रहा है, कि उनकी जो वो पहले माइग्रेशन जो करते थे एक आप कह लें एक स्पेसिफिक मंथ के अंदर, अब वो किसी और वो पहले अपनी माइग्रेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो दूसरे कंट्री में पहुंचते हैं वो अपने आप को प्रॉपर्ली सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडीज उस कंट्री के करंट इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाला नहीं होता। तो इट्स अप टू अस कि हम अपने जो उनके माइग्रेशन पैटर्न्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, उसके अंदर शिफ्ट ना आए, और उनकी जो पॉपुलेशंस हैं वो प्रॉपर्ली कंजर्व रहे। अ, अब अगर मैं थोड़े से क्वेश्चन ले लूँ, सॉरी, क्योंकि मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा था, तो आई वाज माय फुल अटेंशन वाज ऑन द स्लाइड्स। और अब अगर हम वैसे बात करें तो मिसादी आपने क्वेश्चन किया था कि सोलर रेडियंस एंड इरेडियंस में क्या मेन डिफरेंस है। आई बी टेलिंग यू। और यस, आपके साथ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 4, 5, 6 की स्लाइड्स जरूर शेयर होंगी। तो अगर हम वैसे बात करें तो जो सोलर रेडियंस है, तो यहाँ सोलर ई रेडियंस है, तो पहले सोलर ई रेडियंस की बात कर लेते हैं। सोलर ई रेडियंस हमारे पास वो पावर है सोलर रेज की जो एक यूनिट एरिया के अंदर हमारे पास आ रही होती है। और अगर सोलर रेडियंस की बात करें तो सोलर रेडियंस हमारे पास वो पावर है या वो अमाउंट ऑफ पावर है जो हमारी सरफेस से एमिट हो रही होती है, हमारी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, या हमारी सरफेस से ट्रांसमिट बैक हो रही होती है। सोलर ए रेडियंस हमारे पास वो रेडिएशन है या वो रेज है जो हमारे पास सन से सीधी हमारी अर्थ के ऊपर आ रही होती है। और सोलर रेडियंस हमारे पास वो रेज है या वो पावर है, अमाउंट है, जो हम लोग अर्थ से वापस एमिट बैक कर रहे होते हैं या उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं। तो आई एम रियली होपिंग कि आपकी डिफरेंस समझ आ चुका हो। एंड इफ अगर हम लोग आगे मजीद मूव फॉरवर्ड करें तो हमारे पास अब नेक्स्ट स्लाइड आती है रेडिएटिव फोर्सिंग की, कि बेसिकली हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग है क्या और क्यों इसको ज्यादा फोकियत दी जाती है। सो बेसिकली रेडिएटिव फोर्सिंग हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे पास जब और ये उस वक्त होता है जब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है वो डिफरेंट होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो लीव हो रही होती है। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100% ऑफ द अर्थ ऑफ द सन एनर्जी आएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो कुछ हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्लाउड्स वगैरह की वजह से, कुछ हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी प्लांट्स की वजह से क्योंकि उन्होंने अपना फूड बनाना है, कुछ हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी हमारी अर्थ की सरफेस से, और बाकी एनर्जीज हमारे पास आप कह लें वापिस रिफ्लेक्ट बैक होगी। लेकिन जब वो वापस जा रही होंगी तो कुछ हमारे पास उसकी इंट्रैपमेंट भी होगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस जा रही होगी स्पेस के अंदर वो कम होगी एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पहले आ चुकी थी। और जब हमारे पास ये डिफरेंस देखा जाता है तब हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग का फिनोमिना प्रोड्यूस होता है, तब हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग का फिनोमिना अमल में आता है। और रेडिएट एनर्जी ट्रेवल जो करती है वो रेज की फॉर्म में करती है। सोलर रेडिएशन मतलब कि सोलर रेज जो है वो सन से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होती हैं, और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं या आईआर रेडिएशंस होती हैं वो हीट की फॉर्म में हमारी अर्थ उसको एमिट बैक करती है और वो एग्जिट करती है हमारे एटमॉस्फेयर से स्पेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ
IR, इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर हमारे पास ज्यादा एनर्जी या ज्यादा रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर रही होंगी एज कम्पेयर टू उनकी रिलीज या लीविंग बैक, तब हमारे पास एटमॉस्फेयर ज्यादा वार्म अप होगा और तब हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग का फिनोमिना आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिफरेंस जो है एनर्जी का वो बहुत ज्यादा है और ये चीज अर्थ के क्लाइमेट को चेंज होने के लिए फोर्स करती है कि वो चेंज हो। और यही चीज हम लोगों ने डिबेट की थी इस डायग्राम के अंदर कि जब हमारे पास सन से रेडिएशन आ रही होती है तो कुछ हमारे पास क्लाउड्स एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, कुछ हमारे पास वो वेजिटेशन के ऊपर आती है, कुछ हमारे पास कुछ स्नो एरियाज के ऊपर आती है, कुछ हमारे पास वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कुछ हमारे पास प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ हमारे पास वाटर ओशन से वापस आ रही उठ रही होती है, कुछ हमारे पास वापस वेजिटेशन से रिलीज हो रही होती है। तो जो डिफरेंस देखा जा रहा होता है अल्टीमेटली उसे हम लोग नाम देते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग का। और अगर हमारे पास डिफरेंस ज्यादा होगा तब हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग का फिनोमेना देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारे अर्थ की टेम्परेचर को वार्म अप करेगी, उसको इंक्रीज करेगी। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग की बाकी चीजें भी आती हैं जिसे हम लोगों ने नाम दिया होता है हीट इन या हीट आउट का। सॉरी, ओके। अब अगर हम हीट इन की या हीट आउट के बारे में बात करें तो हमें पता है कि जो हमारी सनलाइट है या जो सूरज की शुआएं आ रही होती हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, वो हमेशा शाइन कर रही होती हैं और वो भी हाफ ऑफ द सरफेस, क्योंकि बाकी जो अर्थ की सरफेस होती है हाफ, वो सूरज के सामने नहीं होती और वहां पे डार्कनेस होती है, वहां पे अंधेरा छाया होता है। तो जो हमारे पास हाफ ऑफ द ये सनलाइट आ रही होती है उसमें से भी कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस के अंदर अराउंड 30%, बाकी जो है वो प्लेनेट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है उस वो अपनी सराउंडिंग के मुकाबले में उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। उसकी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है दौरान एब्जॉर्ब होने के वो कोल्ड हो जाता है। और वो ये कहते हैं कि स्पेस भी एक कोल्ड प्लेस है, उसको भी एज अ कोल्ड स्पेस ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना होता है। तो जो रेडिएटिव फोर्सिंग है वो मेजर करती है कि कितनी ज्यादा एनर्जी जो आई है सन से वो अर्थ के ऊपर आई है कितनी ज्यादा, और जब वो वापस जा रही होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कितनी आप कह लें वापस गई। तो जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो रेडिएटिव फोर्सिंग को फिनोमिना होता है या उसको हम मेजर कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो क्लाउड्स हो जाए, चाहे वो आपकी आइस कैप्स हो जाए या पोलर आइस हो जाए या ग्लेशियर शीट्स हो जाए, चाहे वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाए गैसेस के एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि गैसेस के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो हीट को, आईआर रेडिएशन को या हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो कुछ इनके इफेक्ट्स होने की वजह से हमारे पास थोड़ा सा इफेक्ट देखा जाता है हमारे बैलेंसिंग एक्ट के अंदर, और जब हमारे पास इफेक्ट देखा जाता है तब जाकर हमारे पास डिफरेंस ऑकर होता है जो कि रेडिएटिव फोर्सिंग को कॉज करता है। और एट द एंड ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन तमाम की वजह से हमें एक अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, वो भी उसके अपने लेवल के ऊपर। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आता है एक और फिनोमिना जिसे हम लोग नाम देते हैं चेंजिंग बैलेंस का। रेडिएटिव फोर्सिंग के अंदर बेसिकली हमारे इंडस्ट्रियल एरा के स्टार्ट से पहले हमारे पास इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन का बहुत ही ज्यादा क्लोज बैलेंस देखा जाता था कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कमोबेश स्टेबल रहता था। ना वो ज्यादा से ज्यादा जो उसकी रेडिएशन थी वो आ रही थी, ना ही वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन जा रही थी। हमारा जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल स्टेबल था अप्रोक्सीमेटली। और यही वो रीजन थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने ये कैलकुलेट किया था जो रेडिएटिव फोर्सिंग है वो उसका एक बेसलाइन ईयर सेट होता है। बेसलाइन ईयर एक तरीके से एवरेज ईयर कह लें या एक तरीके से स्टैंडर्ड कह लें कि इस ईयर के बिना के ऊपर हम लोगों ने बाकी ईयर्स को मेजर करना है। और जो बेसलाइन ईयर सेट किया था वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने किया था, आईपीसीसी ने, और जो ईयर सेट किया था वो था 1750 का। अगर हम इस बेसलाइन के मुकाबले में कंपेयर करेंगे तो रेडिएटिव फोर्सिंग प्रॉपरली मेजर कर सकती है बहुत सारे वेज के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज जब की वजह से हमारा जो ये रेडिएटिव फोर्सिंग है वो चेंज हो रही है तो वो हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट के लिए भी नुकसानदेह है।
और जो हमारे पास बिगेस्ट चैलेंज है या एक तरीके से चेंज आया है वो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर एग्जाम्पल अपने फॉरेस्ट को काट रहे हैं, अपने जंगलात की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ की सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट की तरफ एक्सपोज हो रही है। और जब हमारे पास सरफेस सॉरी जब हमारे पास सरफेस हमारे डार्कर हो जाएगी एज कम्पेयर टू द फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एरिया, तो हमारा जो अर्थ है वो ज्यादा सोलर रेज को एब्जॉर्ब करेगी। और जब लाइटर होगी आर्टिक के मुकाबले में या अंटार्कटिक या आर्टिक आर्टिक रीजन के अंदर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी स्पेस के अंदर, कौन से चली जाएगी। अब अगर हम बात करें मजीद, तो हमारे पास चीजें आती हैं बहुत सारी आगे की चीजों के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली हमारे पास रेडिएटिव फोर्सिंग के अंदर भी दो टाइप्स आती हैं, एक आती है पॉजिटिव फोर्सिंग और एक आती है नेगेटिव फोर्सिंग। पॉजिटिव फोर्सिंग हमारे पास वो फोर्स है जो जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्लाइमेट फैक्टर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं अपना प्रेशर, जो कि लीड कर रहा होता है अर्थ की वार्मिंग को और कंट्रीब्यूट करता है उसी सरफेस के अंदर। फिर नेगेटिव फोर्सिंग प्रॉपर्ली एक्सर्ट करता है फैक्टर्स को जो कि अर्थ के टेम्परेचर को या अर्थ के सरफेस को कूल कर रहे होते हैं। और अगर वैसे बात की जाए तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा भी ठंडा कर सकता है बॉल को, जो कि हमारे पास इसमें हमारी अर्थ है। ठीक है। अब अगर हम मजीद आगे चलें तो हमारे पास चीज आती है, एक और चीज आती है, ये एक तरीके से एक और आपका फोर्सिंग मैकेनिज्म आता है, डेट इज आपका एरोसोल या आपके एरोसोल्स आते हैं। और एरोसोल्स में हमें पता है हमारे इसमें पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं, पीएम बेसिकली। तो एरोसोल्स को हम लोग अब स्टडी कर लेते हैं। एंड एरोसोल की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो बेसिकली एरोसोल हमारे पास वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करें। और चाहे वो हमारे पास कोल की बर्निंग हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बर्निंग हो, चाहे वो वुड की बर्निंग हो, या चाहे वो बायोफ्यूल्स की बर्निंग हो, और वो भी डिफरेंट वेज के अंदर। हमारे पास जो सिग्निफिकेंट मैन मेड सोर्स है एरोसोल की, वो पॉल्यूट कर रही होती है एटमॉस्फेयर को थ्रू कार्स के यूजेज से या फैक्ट्रीज से जो हमारे पास धुआं निकल रहा होता है उस वजह से। और अगर हम एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में रह रहे होते हैं तो हम लोगों को ये सूट वगैरह के भी फिनोमिना से हम लोग इसको प्रॉपरली जानते हैं। जो ये कालक वगैरह लग जाती है हमारी विंडोज के ऊपर जब हम एक एरोसोल वगैरह को यूज कर रहे होते हैं प्रॉपरली। और लेकिन कुछ एरोसोल्स हमारे पास नेचुरली भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और लेकिन वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम लोग ये दरख्तों को जला रहे होते हैं, या प्रॉपरली जब हमारे पास ये वेजिटेशन को हम लोग जला रहे होते हैं, चाहे घास हो चाहे कोई पौधे वगैरह हो। और जो एरोसोल का वर्ड है, वैसे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो इस्तेमाल होता है फॉर एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट ऐसे पार्टिकल्स जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसको बहुत ज्यादा मीडिया ने आप कह लें मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू इसको एक और चीज का नाम दे दिया था, एज वो स्प्रे कैंस जो कि सीएफसीज को रिलीज करते हैं एयर के अंदर 1880 से 1980 से लेकर 1990 तक, जो कि टर्म बिल्कुल गलत थी। और अकॉर्डिंग टू मीडिया पर्सनल, जो हमारे पास एरोसोल स्प्रे थे या एक तरीके से स्प्रे कैंस थे, वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ओजोन होल्स बन रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास कंफ्यूजन देखी गई थी, हालांकि इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर हम एरोसोल्स का प्रॉपरली एग्जैक्ट मीनिंग देखें या उसकी एंटोमोलॉजी में जाएं या उसके लुगवी मानी देखें, तो हमारे पास एरोसोल स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट। और जो मीडिया ने कहा था कि ये स्प्रे कैंस को डिनोट करते हैं, ऐसे स्प्रे कैंस जो कि सीएफसीज को रिलीज करते हैं एयर के अंदर। अब अगर हम मजीद आप कह लें आगे चलें, तो हमारे पास आता है कि किस तरीके से एरोसोल्स का लिंक है क्लाइमेट चेंज के साथ। तो बेसिकली एरोसोल्स प्रोड्यूस करते हैं, एरोसोल्स का एक बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट के ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि बाकी तमाम ग्रीन हाउस गैसेस की तरह वो भी अर्थ के एनर्जी बैलेंस को या रेडिएटिव बैलेंस को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एरोसोल्स प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो अर्थ से आनी चाहिए प्लेनेट की सरफेस के ऊपर, और वो इस अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग दैट स्पेसिफिक रेज
जिसकी वजह से हमारे पास हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर वो रिक्वायर्ड हीट नहीं पहुंचेगी और हमें कूलिंग का फिनोमिना देखना पड़ेगा। और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है सन की एनर्जी स्पेस के अंदर, तो हमारे पास कूलिंग का फिनोमेना देखा जाता है। और कुछ ऐसे एरोसोल्स होते हैं सच एज सूट, जिसे हम लोग ब्लैक कार्बन के नाम से भी कहते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। किस तरीके से कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनके ये वार्मिंग इफेक्ट्स को और ज्यादा बूस्ट अप कर देते हैं, उसको और ज्यादा तेज कर देते हैं। एक तरीके से ब्लैक कार्बन कैटलिस्ट के तौर पे अपना रोल अदा करते हैं फॉर ग्रीन हाउस गैसेज जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अभी तक ह्यूमंस ने प्रॉपरली ज्यादा से ज्यादा एरोसोल्स को पंप किया है हमारी एयर के अंदर, उनको ज्यादा से ज्यादा एरोसोल्स का इस्तेमाल किया या स्प्रे गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और हम लोग हमारे जितने भी क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अराउंड 50% जो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रॉपरली कॉज हो रही है उन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो अर्थ की सरफेस के साथ ट्रैप कर रही है हीट को। और ये सारी की सारी लीड कर रही है टू वन एंड द ओनली वन सोर्स, जो कि था एरोसोल्स इन द एयर। अब अगर हम मजीद आगे बात करें तो हमारे पास एक और चीज आती है, डेट इज कि एरोसोल्स का क्या लिंक है ह्यूमन हेल्थ के साथ, कि हाउ मच डेंजरस एरोसोल्स आर फॉर ह्यूमंस। तो बेसिकली हमें ये पता है कि एरोसोल की जो है वो लिमिटेड आप कह लें वार्मिंग है। और हम लोगों ने इसको अर्थ के ऊपर प्रॉपर्ली से एक्सपेरिमेंटेशन भी कर ली है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन से लेकर अभी तक। लेकिन अभी तक अब उन्होंने जो वो ये कह रहे हैं कि जो एरोसोल्स हैं उसके वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स को कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे इम्पैक्ट्स आएंगे हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, सच एज हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, हमारे पास रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ सकते हैं। और ये हमारे क्लाइमेट सिस्टम के अंदर भी बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। हमारे पास जो हमारा रेनफॉल पैटर्न है ये उसको भी चेंज कर सकता है। और इसने हमारे रेनफॉल पैटर्न्स को भी चेंज किया है इंडिया और चाइना जैसे रीजन्स के अंदर, जहाँ पे हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा तबाह हुई है, या उसको जब बारिशों की जरूरत थी वो वहां पे बहुत ज्यादा बारिशें आई हैं, जिसकी वजह से हमारा विंड पैटर्न और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का भी पैटर्न जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है या वो अफेक्ट हुआ है। जस्ट लेट मी नो इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल और नॉट। आइदर आप टाइप कर सकते हैं या आइदर यू कैन फील फ्री टू ओपन योर माइक और जस्ट लेट मी नो। Yes, sir, clearly audible. ओके। और अगर मैं 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ मीटिंग से निकला तो मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज जस्ट राइट नाउ आई हैव नो लाइट, तो आई विल बी स्विचिंग बैक टू माय मोबाइल डेटा और यू कैन से हॉटस्पॉट। ओके, सो इफ यू मूव फॉरवर्ड तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे फोर्सिंग मैकेनिज्म के अंदर अपार्ट फ्रॉम एरोसोल्स, वो आती है दैट इज सॉरी बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट हमारे पास एक और चीज है स्लाइड के अंदर, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एरोसोल्स। कि बेसिकली प्राइमरी तौर पे एरोसोल्स की क्या क्या कंपोजिशन है। कि एरोसोल के अंदर हमने उसकी सोर्सेज की बात कर ली, हमने उसकी बाकी तमाम चीजों की बात कर ली। ये सिरफान आपने हैंड रेज किया। Sorry, sir, by mistake. नो वरीज इरफान। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं उसकी कंपोजिशन की, कि किस तरीके से हमारे पास एरोसोल्स की कंपोजिशन प्रॉपर्ली हमारे पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर फैल चुकी है। तो बेसिकली हमारे पास हमें पता है कि एरोसोल्स जो है वो सस्पेंशन हैं लिक्विड के, सॉलिड के, या उसके मिक्स पार्टिकल्स की। और हमारे पास जो एरोसोल के पार्टिकल्स हैं आइदर वो डायरेक्टली एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और या जिसे हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी एरोसोल्स का, या आइदर वो जब एटमॉस्फेयर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जब उनकी जो प्रायर गैसेज होती हैं या एक तरीके से जो उनकी पेरेंट गैसेज होती हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं, और इसे हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी एरोसोल्स का। तो जो प्राइमरी एरोसोल्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दोनों को। और जो इनऑर्गेनिक प्राइमरी एरोसोल्स होते हैं वो बेसिकली ज्यादा लार्ज होते हैं, उनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा लार्ज होता है। और वो ओरिजिनेट करते हैं मिनरल डस्ट के अंदर, वोल्केनोज के अंदर, या सी स्पेस के अंदर। और जो
कोर्स और एरोसोल्स होते हैं, उनका मतलब कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक एरोसोल्स होते हैं, उनका जो लाइफ टाइम होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, टिपिकली कुछ दिनों का होता है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी रेंजिंग फ्रॉम अ वीक टू 2 वीक्स। और जो इसकी कंपोजिशन, ये जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारे पास कार्बन कंटेनिंग एरोसोल्स का, उसका जो सोर्स है वो है बायोमास की बर्निंग, कंबस्शन प्रोसेसेस, माइक्रोबियल मटेरियल्स को किस तरीके से हम लोग बर्न कर रहे होते हैं। इन तमाम की कंबस्शन से हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस होती है, एक होती है हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन प्रोड्यूस होती है, और दूसरी हमारे पास होती है ब्लैक कार्बन। और अभी हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से ब्लैक कार्बन एक्ट करता है एक कैटलिस्ट के तौर पे। और ब्लैक कार्बन हमारे पास एक मेन एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमनली प्रोड्यूस्ड आपके लाइट एब्जॉर्बिंग पार्टिकल है, जो कि एरोसोल्स के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी जो मेजर सोर्सेज है वो फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन ही है, लेकिन ऐसे फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन जो कि गैसोलीन है, ऑयल है और कोल है। और अपार्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन हमारे पास ये वुड से भी प्रोड्यूस हो सकता है। और इनका जो साइज होता है वो जनरली स्मॉलर होता है, 1 माइक्रोमीटर का होता है, एज कंपेयर टू आपके इनऑर्गेनिक एरोसोल्स। ओके, अब अगर हम मजीद आगे फॉरवर्ड चलें, अगर हम मजीद आगे बढ़े, तो हमारे पास एक और आता है। ओके, इरफान, दरअसल ये था कि हमारे पास एरोसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था आपके चाइना और इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करी थी दोनों के अंदर, उसके बाद ये दोनों डेवलपिंग, एक तरीके से अभी भी अपने आप को डेवलपिंग नेशंस कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आप कह लें रेफ्रिजरेटर की, एयर कंडीशनर्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी और उसकी डिमांड बढ़ रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास इसके मेजरली जो सोर्सेज थे वो थे आपके पेंट्स हो गए, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, आपकी कंबस्शन होगी। और कंबस्शन के अंदर हम लोग अगर देखें तो टिपिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आपके एग्रीकल्चर साइड की। चाइना पूरे एशिया के अंदर अगर हम उसके एमिशंस की बात करें तो वो लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, या कार्बन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली। और अगर हम लोग उसको वैसे देखें तो एक जो हमारे एग्रीकल्चर आपके आपके लिए वेस्ट जो है, जो जब हम लोग फॉर एग्जांपल गंदम की काश्त करते हैं तो हमारे पास उसका जो बाकी का मटेरियल बच जाता है। गन्ने को जब हम लोग काश्त लेते हैं, जो हमारे पास गन्ने का वेस्ट होता है शुगर केन का, जब हम उसको जला रहे होते हैं तो हमारे पास ये सारा की सारा जो कार्बन मटेरियल है या कार्बन कंपाउंड्स है या कार्बन गैसेज है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाती हैं। चाइना और इंडिया दोनों के अंदर ये चीज फैल रही थी, और दोनों के अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग एरोसोल्स का डिमांड इंक्रीज हो चुकी थी। एरोसोल्स की प्रोडक्शन या एक तरीके से एरोसोल्स को यूजेज हर जगह पर होगी थी, मतलब कि पेंट की इंडस्ट्री के अंदर होगी थी, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर एरोसोल्स को यूज किया जा रहा था, आपके एसीज के अंदर, आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। जब हमारे पास डिमांड इंक्रीज हुई तो हमारे पास यूजेज इंक्रीज हुई तो उनकी अमाउंट इंक्रीज हुई, तो उसने बेसिकली हीट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हुई तो हमारे पास उसकी सराउंडिंग के अंदर टेम्परेचर जो था वो कूल होना स्टार्ट हो गया। एंड जब सराउंडिंग के अंदर कूल टेम्परेचर या एक तरीके से कोल्ड स्टार्ट होगी उसकी प्रोडक्शन, तब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बारिशें होने लगी, जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो उसका जो साइकिल है या एक तरीके से जो हमारा फूड प्रोडक्शन का प्रॉपरली आप कह लें एक टेनिशियस साइकिल था वो डिस्ट्रॉय होने लग गया था या उसको अफेक्ट होना प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका था। तो आई एम रियली होपिंग कि आपको ये थोड़ा सा समझ आ चुका हो। इफ नॉट आप मुझे दोबारा बताइएगा, आई विल बी रिपीटिंग इट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, इफ अगर अब हम लोग मजीद आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है। लेट मी जस्ट चेंज द स्लाइड। कि किस तरीके से हमारे पास हमारे एल्बिडो के अंदर चेंजेस आती हैं, या एक तरीके से हम एल्बिडो ना कहें तो हमारा जो इसकी मेजर टर्म है वो है एल्बिडो इफेक्ट। और आई एम रियली होपिंग कि आपने इस एल्बिडो को कहीं ना कहीं जिक्र जरूर सुना हो, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो इन्वायरमेंटल साइंसेज से है, क्लाइमेट चेंज से है। एल्बिडो हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम लोग प्रॉपरली देख रहे होते हैं कि किस तरीके से एक सरफेस की कितनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करे, जो हमारे पास सूरज से हीट आ रही होती है उसकी। अब अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास जो लाइट कलर्ड सरफेसेस होती हैं, चाहे वो ब्लू कलर हो, लाइट ब्लू कलर हो, या एक तरीके से चाहे वो आपका येलो कलर हो, उनके पास एबिलिटी ज्यादा है कि वो
लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, जिसकी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास उस सरफेस का, लाइट कलर्ड सरफेस का हाई एल्बिडो इफेक्ट है। और अगर हम डार्क सरफेसेस को देखें, क्योंकि वो सनलाइट को या सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, चाहे वो ब्लैक कलर हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे आपका वो डार्क ब्लू हो, चाहे वो पर्पल हो आपका, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि उन सरफेसेस का हमारे पास लो एल्बिडो इफेक्ट है। अब अगर हम वैसे बात करें तो हमारी जो आइस कैप्स हैं या स्नो कवर्ड एरियाज है, उनका हाई एल्बिडो है। क्यों? क्योंकि एक तो व्हाइट इन कलर है, वो इस वजह से हमारी जो जितनी भी सोलर रेडिएशन आ रही होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती चली जाती हैं। और अगर हम मजीद बात करें तो हमारे पास बाकी की निस्बत, अगर हम लोग बात करें ओशंस की या हमारी अर्थ की सरफेस की, जहाँ पे हमारे पास वेजिटेशन है, वो सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वहां पर हमारा जो एल्बिडो इफेक्ट है वो हमारे पास लो एल्बिडो देखा जाता है। अब अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है कि किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सरफेसेस का एल्बिडो की क्या अमाउंट्स है। तो बेसिकली आई जस्ट नोटेड डाउन सम ऑफ द एल्बिडोज की वैल्यूज कि हमारे पास जो फॉरेस्ट की एल्बिडो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.15 है, ग्रासलैंड की एल्बिडो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.25 है, डेजर्ट्स की एल्बिडो क्योंकि वो लाइटर कलर है तो उसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो 0.4 है, ओशंस की 0.6 है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर लेते हैं और वो भी शैलो रीजन्स के अंदर। अगर हम फ्रेश स्नो की बात करें तो उसका एल्बिडो 0.7 है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर हम एज स्नो की बात करें या मेच्योर्ड स्नो की बात करें, जो कि प्रॉपरली एक तरीके से आप कह लें उसका लास्ट स्टेज होता है स्नो का, उसका जो एल्बिडो है वो है 0.7। अब अगर हम बात करें किस तरीके से एल्बिडो को हम लोग प्रॉपरली देख रहे होते हैं इन ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमिना के अंदर, तो बेसिकली हमारा जो अर्थ का एल्बिडो है वो ओके सो सॉरी, मेरे पास मैंने इसको दोबारा से सेलो डेटा पे शिफ्ट किया है। आप काइंडली मुझे ये बता दें कि वेयर वर वी जब मैंने ड्रॉप किया था। इरफान और मिस हुमा, अगर आप बता सकते हैं काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा कि कहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया था, देन वी कैन कंटिन्यू। यस सर, बिल्कुल आप यहीं पर थे, अल्बेडो इन ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा पॉइंट, अगर आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा आइडिया हो। सर आई थिंक आप दूसरा पॉइंट जो है ना वो कर रहे थे, सिंस 1980s द ओके एवरेज ओके अल्बेडो ओके, नो वरीज नो वरीज। ओके, अगर हम ऐसे बात करें तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दोबारा से बता देते हैं
कि 1980 से लेकर अभी तक हमारा जो आर्कटिक रीजन था, या अगर हम लोग बात करें हमारा जो आर्कटिक रीजन के ग्लेशियर्स थे, उसके अंदर हमारे पास डिक्रीज देखा गया, हमारे उसका मेल्टिंग डाउन देखा गया, और जिसकी वजह से हमारा जो एल्बिडो इफेक्ट था वहाँ उसके रिफ्लेक्शन का वो 1.51 से लेकर 1.25 तक डिक्रीज हो चुका है पर डेकेड। उसको हर दिहाई के अंदर 0.26% वो डिक्रीज कर रहे हैं। और ये बेशक अभी तो हमें बेसिकली माइनर चेंज लग रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा चेंज भी एल्बिडो के अंदर हमारे पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को इम्पेक्ट कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिंक को एल्बिडो के साथ समझने के लिए आर्कटिक एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, एक तरीके से एक फिनोमिनल एग्जाम्पल है। अगर हम लोग इसको मजीद देखें, ग्लोबल वार्मिंग लीड कर रहा होता है सी आइस की मेल्टिंग को, जिसकी वजह से हमारे पास सीजनल स्नोफॉल के अंदर डिक्रीज देखा जाता है। जब सीजनल स्नोफॉल के अंदर डिक्रीज देखा जाता है तो हमारे पास एल्बीडो भी ड्रॉप कर लेता है उस खास रीजन का। जब हमारे पास लो एल्बीडो होगा तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सूरज की शुआएं हमारे पास आएंगी, हम उसे एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट होगा वो वार्म होगा, और हमारा जो आइस मेल्टिंग का साइकिल होगा और एल्बीडो की रिडक्शन का फेज होगा वो ज्यादा से ज्यादा तेज होता चला जाएगा। और ये जो सिग्निफिकेंट चेंज है ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करेगा, और ग्लोबल वार्मिंग के हर फैक्टर को ये इंटेंसिफाई करेगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट फिनोमिना आता है नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशंस का। सो बेसिकली नेशनल क्लाइमेट वेरिएशंस के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं नेचुरल वेरिएबिलिटी की, या एक तरीके से कि जो हमारे पास वेरिएशंस है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर या हमारे पूरे अर्थ के सिस्टम के अंदर वो कौन कौन सी है। हमारा जो अर्थ का एक तरीके से हमारा जो क्लाइमेट है वो नेचुरली वेरी कर रहा होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के तकाजे में भी पढ़ लिया था कल के सेशन के अंदर। और हमें पता है कि क्लाइमेट वेरी करता है लॉन्गर टाइम स्केल्स के ऊपर, लाइक दिहाइयों से लेकर सदियां लग जाती हैं क्लाइमेट को प्रॉपरली स्टडी करने के अंदर। और क्लाइमेट को चेंज अगर रेफर करते हैं तो क्लाइमेट चेंज हमें पता है कि ये शिफ्ट को स्टडी करता है एक पार्टिकुलर क्लाइमेट के पैरामीटर की, और वो भी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लाइक फॉर 30 years। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता। तो जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो रेफर कर रही होती है वेरिएशंस को क्लाइमेट पैरामीटर्स के अंदर, वो पैरामीटर्स जो कि कॉज किए जा रहे होते हैं बाय नॉन ह्यूमन फोर्सेस विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन पावर या ह्यूमन एक्टिविटी। तो हमारे पास दो टाइप्स की नेचुरल वेरिएबिलिटी है। एक हमारे पास वेरिएबिलिटी होती है एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी, एक्सटर्नल टू द क्लाइमेट सिस्टम, और एक होता है हमारे पास इंटरनल टू द क्लाइमेट सिस्टम। जो हमारे पास वेरिएशंस देखी जाती हैं सन के अंदर, सोलर वोल्केनिक इरप्शंस के अंदर, या चेंजेस इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो हमारे पास एक्सटर्नल कंट्रोल के अंदर होती है। उसके ऊपर हमारा कोई आप कह लें मेजरली इन्फ्लुएंस नहीं है। और ये जो सारे के सारे फोर्सेस होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट चेंज को या सिग्निफिकेंट फोर्स को ड्राइव कर रहे होते हैं, वो भी एक लंबे टाइम पीरियड से। और अगर हम बात करें आपके बाकी छोटे आप कह लें चीज़ों को, तो हमारे पास इसके अंदर जो आता है वो आता है आपका नेचुरल वेरिएबिलिटी को। और वो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ग्लोबली हमारे पास जो एवरेज टेम्परेचर था अर्थ सरफेस का वो वार्म था बाय 1.1%, 1.1 डिग्री सेल्सियस मोर एज कम्पेयर 160 पिछले तमाम सालों से। और ये वार्मिंग इंक्रीज होती चली जा रही है पिछले 50 सालों से, जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्लेशियल पीरियड था, मतलब कि जो आइस एज का पीरियड था, वो बहुत साल पहले आया था, लाइक 20,000 साल पहले आया था, एंड अभी उसका कोई चांस नहीं आने का। और जो करंट वार्मिंग अभी कॉज हो रही है वो कॉज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अब अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है कि आपके ओशन सर्कुलेशन क्या है, या व्हाट डज ओशन सर्कुलेशन स्टैंड फॉर। तो बेसिकली ओशन सर्कुलेशन हमारे पास एक ऐसा की रेगुलेटर है क्लाइमेट के अंदर कि जो स्टोर कर रहा होता है और ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हीट को, कार्बन को, न्यूट्रिएंट्स को, फ्रेश वाटर को पूरे दुनिया के अंदर। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स भी होता है और डाइवर्स भी होता है, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है या इंटरेक्ट कर रहा होता है, और वो एक किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर।
कि ताकि हमारे पास ये सर्कुलेशन प्रोड्यूस हो और हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें। अब अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो हमारे पास ओशन सर्कुलेशन को हम लोग ये देखते हैं कि इसको कॉन्सेप्चुअली दो मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास है एक फास्ट एनर्जेटिक विंड ड्रिवन सरफेस सर्कुलेशन, और एक है हमारे पास स्लो एंड लार्ज डेंसिटी ड्रिवन सर्कुलेशन। और ये दोनों, जो स्लो एंड लार्ज है, ये डोमिनेट करता है डीप सी को, जहाँ पे हमारे पास डीप ओशन है, जहाँ पे हमारे पास ट्रेंचेस है बेसिकली। अगर हम बात करें तो मेन मेन जो विंड ड्रिवन सर्कुलेशन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट डायनामिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो ब्लोइंग विंड है वो प्रोड्यूस कर रही होती है करंट्स को सरफेस की, ओशन की सरफेस के ऊपर, जो कि प्रॉपरली 90 डिग्री के ऊपर ओरिएंट कर रहा होता है। और जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस हमारे पास आता है वो ये देखा जाता है कि इधर हमारे पास कन्वर्जेंस का फिनोमेना आ रहा होता है या इधर हमारे पास डाइवर्जेंस का फिनोमेना आ रहा होता है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के फिनोमेना में ये होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारी, वो आपस में टकरा जाती हैं। आइदर एक टेक्टोनिक प्लेट दो जब आपस में टकराएंगी तो एक टेक्टोनिक प्लेट उसकी दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर होगी, या इधर जब दोनों टकराएंगी तो दोनों के अंदर एक फॉल्ट लाइन बनेगी। और जो हमारे पास ये डाइवर्जेंस होती है करंट्स की, तो ये क्रिएट करती है एक फेज को जिसे हम लोग नाम देते हैं अपवेलिंग फेज का, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास इंटीरियर जो वाटर्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आते हैं। लाइक जो हमारे पास डीप वाटर्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर आते हैं, और जो स्लो एंड डीप सर्कुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही होती है वाटर डेंसिटी की वजह से, जो कि वाटर डेंसिटी का जो इन्हिसार होता है वो टेम्परेचर और सेलिनिटी के ऊपर होता है, वो एक ओशन की, जो कि एक्ट करता है आपके क्या कहते हैं ओशन को एज अ होल, और ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, जहाँ पे विंड ड्रिवन सर्कुलेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, जहाँ पे विंड्स का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, जो सर्कुलेशन विंड से हो रही है। अब अगर हम आगे मजीद बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है आपकी लैंड यूज चेंज। सॉरी, लैंड यूज चेंज के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ इज बेसिकली लैंड यूज चेंज। तो लेट अस डिस्कस लैंड यूज चेंज। ओके, अगर हम लैंड यूज चेंज के बारे में बात करें तो लैंड यूज चेंज रेफर करता है उन तमाम चेंजेस को जो ह्यूमन कर रहा होता है लैंड को यूज करने के लिए, और वो कन्वर्ट कर रहा होता है लैंड को एक पर्पस पूरा करने के लिए दूसरे पर्पस से। लाइक आइदर वो कन्वर्ट करेगा लैंड को फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आइदर वो लैंड को कन्वर्ट करेगा फॉर एक्सट्रैक्टिंग द कह रहे हैं टिम्बर, आइदर वो लैंड को यूज करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होम्स हाउसेज या अर्बन एरियाज के अंदर शिफ्ट करने के लिए। और ये सारी की सारी जो चेंजेस होती हैं वो ड्रिवन वेरियस फैक्टर्स, आइदर वो हमारे पास सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, आइदर वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या आइदर हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कन्वर्जन ऑफ लैंड है बेसिकली, उसके अंदर तो लैंड यूज चेंज जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है लैंड को फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं वो प्रॉपरली कंप्लीटेड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड या अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। और अगर हम ह्यूमन ड्रिवन बात करें कि ह्यूमन ड्रिवन लैंड यूज चेंज किस तरीके से होता है, तो ये चेंजेस जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि जिसमें हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी ज़राअत की, एग्रीकल्चर की, अर्बनाइजेशन की और फॉरेस्ट्री की। सॉरी। और अगर हम ग्लोबल स्केल के ऊपर बात करें तो लैंड यूज चेंज जो ऑकर होता है वो अफेक्ट करता है वेरियस इकोसिस्टम्स को, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं। हमारे पास जो मेजर हमारे पास चैलेंज आता है वो आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का या हैबिटेट लॉस का, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए बहुत ज्यादा आप कह लें इन्फ्लुएंस करता है उसको। अब अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास डिफोरेस्टेशन के अंदर ये आता है कि हम लोग फॉरेस्ट को कन्वर्ट करते हैं एग्रीकल्चर लैंड के अंदर या डिफरेंट यूजेस के अंदर। अर्बनाइजेशन के अंदर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं टू सिटीज और अर्बन एरियाज के लिए, जिसकी वजह से हम लोग कन्वर्ट बेसिकली कर रहे होते हैं हमारे देहाती इलाकों को, रूरल लैंड को।
अगर हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस वजह से करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं क्लियरिंग फॉरेस्ट करते हैं फॉर आइदर डैम्स बनाने के लिए, आइदर शिपिंग करने के लिए। एनीवन रेज्ड हैंड, आप मुझे काइंडली बता दें। और अपार्ट फ्रॉम आप कह लें आपके डैम्स बनाने के लिए या एक तरीके से किसी और काम के लिए, हैबिटेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके फॉरेस्ट्स को। और अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स के अंदर जो मेजर इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ आती है, आपकी अर्बनाइजेशन आती है, आपकी प्रेफरेंसेस आती है कि किस तरीके से आपने एक स्पेसिफिक लैंड को यूज करना है अपनी गेन्स के लिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आपके पास आते हैं मार्केट फोर्सेस आती हैं, आपकी लैंड प्राइसेस आती हैं, आपके इंसेंटिव्स आते हैं कि किस तरीके से लैंड इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आपके पास बेसिकली आते हैं आपके आपका नेचुरल डिजास्टर, आपकी सॉइल की क्वालिटी, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री मेजर फैक्टर्स आपके पास आता है आपके पॉलिसी एंड रेगुलेशंस कि किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस कर रही है आपके लैंड यूज के डिसीजंस को। सो ये चीज है। अगर हम इम्पैक्ट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हमारे पास क्लाइमेट चेंज आता है। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से आता है कि जो लैंड यूज चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें तो सॉइल डिग्रेडेशन के अंदर आप मेरे से बेशक नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग यस्टरडेज सेशन तो आप मेरे मुझे मुझे काइंडली वो बता सकते हैं। सो डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन। सो इस वजह से आपको वॉइस थोड़ी सी ब्रेक लग रही है, बट यस, और यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप एज वेल। टुडेज सेशन सर ये लुकिंग फॉरवर्ड टू लैंड यूज चेंज, ये लास्ट स्लाइड थी सर। लैंड यूज चेंज हमारे पास लास्ट फोर्सिंग मैकेनिज्म है आपका। अगर कोई क्वेश्चन है आप काइंडली मुझे उसके रिगार्डिंग बताएं, मैं आपको बता सकता हूँ। आपको कुछ समझ नहीं आया लैंड यूज चेंज का तो आप मुझे काइंडली बताएं। नो सर, समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जस्ट इधर लाइट का इशू था तो उस वजह से पूछ रहा था, मेरा ड्रॉप हो गया था सर। नो वरीज, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन जो कि होगा अगले फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को। तो थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल ऑन कमिंग फ्राइडे। एंड ध्यान रखिएगा अपना। खुदा हाफिज, शब खैर। थैंक यू।